स्वागत है आपका फिर से आपके शिवम ट्यूटोरियल में। आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश 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 करके एक डायलॉग है किसी फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में उससे कुछ क्वेश्चन किया जाता है। वो भी क्वेश्चन इंग्लिश में करना है और इंग्लिश में ही जवाब देना होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हम लोग को आता तो है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। क्या है, हम लोग को आता तो है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, ये है वो है, हम बोलेंगे तो गलती हो जाएगा तो कोई हम पे हंसेगा। लेकिन बहुत सारा जो है डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ आते रहता है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज जो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स का कहने का मतलब है कि इंग्लिश में कम से कम इतना तो ज़रूर बता दिया जाएगा आप लोगों को कि इंग्लिश जो है आप लोगों को आसान लगने लगे। बस मेरा मकसद यही है कि इंग्लिश में बस आप लोग इतना बात बता दिया जाए कि इंग्लिश आप लोगों को आसान लगने लगे। उसके बाद आप लोग पढ़ ही लेंगे खुद से, ठीक है। खुद ही टैलेंटेड लोग हैं आप लोग। तो देखिए इंग्लिश जो है वो जैसे कि हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है जो अभी बहुत सारे देशों में बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, अलग अलग देशों में। जैसे कि भारत में भी बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर्म भी आप भरते हैं तो हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी की तरह एक भाषा है जिसमें जैसे कि हिंदी में अक्षर होते हैं वैसे इंग्लिश में अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी में शब्द होते हैं वैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य होते हैं वैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, क्या कहें उसको, पंक्ति होता है, क्या कहते हैं उसको, पैराग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, गद्यांश, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ होता है, फिर स्टोरी होता है, वैसे लिखते जाइए आगे, ठीक है। तो यही इंग्लिश है। इंग्लिश में भी सेम टू सेम है। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और इंग्लिश का लिपि क्या है? रोमन लिपि। अब बोलिएगा लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है कि हम किसी भी भाषा को किस ढंग से लिख रहे हैं, जिस ढंग से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी को हम देवनागरी लिपि से लिखते हैं और इंग्लिश को रोमन लिपि से लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश को किससे लिखते हैं? रोमन लिपि से। अब चलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि हिंदी में हम लोग देखते हैं तो हिंदी में अक्षर कितने होते हैं? हिंदी में अक्षर कितने होते हैं? 52। और इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं? हम हिंदी लिख लेते हैं, कंपेयर करते हैं पहले, ठीक है। ज़्यादा भारी हिंदी है या ज़्यादा अति भारी जो है इंग्लिश है। हम लोग को हिंदी तो आती है, पता है। जब हम लोग हिंदी सीख सकते हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं? देखिए कंपेयर कीजिएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। ये हिंदी और ये इंग्लिश। हिंदी में अक्षर होता है 52, इसी को अक्षर को लेटर कहते हैं। इसमें होता है 26 लेटर। तो इसके सीधे कितना है? 2 गुना, है ना। इसके सीधे कितना है? 2 गुना है। इसके सीधे 2 गुना, मतलब हम लोग जो है 2 गुना वाला चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब जो 2 गुना भारी है वो हम लोग को आता है और जो आधा के बराबर है वो हम लोग को सीखने में डर लगता है। तो इसी डर को ख़त्म करना है आज, ठीक है। क्या करना है? इसी डर को आज ख़त्म कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में होता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर? 52 अक्षर। कितने अक्षर? 52 अक्षर। इसी तरह इसमें होता है अल्फाबेट। देखिए इसी अल्फाबेट में जो है ना, एक हम किसी स्कूल के बुक में देखे थे, वहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा था, ALPHABETS। अब अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा, जरा बताइए तो। अल्फाबेट होगा या फिर अल्फाबेट्स होगा? तो ये अल्फाबेट होगा। किसी भी लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होता है, किसी भी लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होता है जिसपे बहुत सारा अक्षर होता है। जैसे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स है लेकिन अल्फाबेट कितना है? 1। कोई आपसे पूछेगा इंग्लिश में कितना अल्फाबेट, क्या बताइएगा? 1 अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है, किसी भी लैंग्वेज का एक ही वर्णमाला होता है, ठीक है। उसमें अक्षरों की संख्या बढ़ती है, उसमें अक्षरों की संख्या अनगिनत होती है, ठीक है। अनगिनत, सॉरी, मतलब इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, ठीक है। तो क्या अल्फाबेट होता है, ना कि अल्फाबेट्स होता है, ठीक है। अल्फाबेट होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अल्फाबेट होता है। यहाँ लेटर्स होता है, ठीक है। लेटर्स
26 लेटर्स होते हैं, मालूम है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स? 26 आता होगा आप लोग को, आशा करता हूँ। ABCD तो आता ही होगा, ठीक है। तो यही ABCD जो है A से लेके Z तक, A से लेके Z तक, इसी को कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट, सॉरी मैं भी अल्फ़ाबेट्स बोल दिया हूँ, तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश का। तो देखिए भारी कौन, हिंदी भारी है इंग्लिश भारी? भारी हम लोग का हिंदी है, ठीक है। लेकिन बात है कि शुरू में एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंस मतलब अगर बच्चा को हिंदी और इंग्लिश एक साथ से सिखाया जाए, ठीक है। अगर बच्चा को हिंदी और इंग्लिश एक साथ से, मतलब बचपन से ही माना जाता है कि माँ के जो पेट में ही बच्चे कुछ भाषा का ज्ञान कर लेते हैं, तो वहीं से हिंदी और इंग्लिश जो है बच्चे को एक साथ सिखाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले वो हिंदी ना सीख कर सबसे पहले वो इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि इंग्लिश आसान है, हिंदी मुश्किल है। मुश्किल क्या वही एक क्या है, एक कविता है कि मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो वही जब मुश्किल क्या होता है, आसान क्या होता है, ये सीखना क्या है। ये 26 लेटर इसमें है, इसमें 52 लेटर्स है, ठीक है। तो आसान तो यही है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। इसमें 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, जैसे इसमें होता है शब्द, इसमें होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। तो वर्ड क्या है? शब्द का परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है। क्या है? लिखवाएंगे नहीं हम, ठीक है। एक या एक से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, ठीक है। वैसे वर्ड का क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड क्या है? इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वैसे ही अक्षरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वैसे लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। बस सिंपल है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, बस सिंपल है। उसके बाद होता है इसमें वाक्य, इसमें होता है सेंटेंस। इसमें क्या होता है? वाक्य। इसमें क्या होता है? सेंटेंस। स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? वैसे ही इसमें वाक्य का परिभाषा अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? शब्द या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सेंटेंस में क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। साथ साथ में क्या करना चाहिए? एक मीनिंगफुल जो है अर्थ देना चाहिए। जैसे कि हम एक यहाँ लिखते हैं सेंटेंस, राम आम खाता है। खाता है, सबसे सिंपल सेंटेंस जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, राम आम खाता है। तो ये सही सही जगह पर रखा हुआ है, ये सब वर्ड है, ये सब शब्द है। राम आम खाता है, तो ये राम एक वर्ड है, आम एक वर्ड है, खाता एक वर्ड है एक वर्ड है। तो ये सब सही सही जगह पर रखा हुआ है, तब इसका एक मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है। क्या? यह एक मीनिंग दे रहा है कि राम जो है आम खाता है, ठीक है। लेकिन इसी को इधर कर देगी, आम खाता राम है। क्या हुआ? ये आम खाता राम है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो मीनिंगफुल नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह जैसे कि यहाँ है, हम यहाँ पे सिंपल लेते हैं, आई एम ए बॉय। सबसे सिंपल वर्ड, सॉरी सबसे सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या है? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। ये चारों क्या है? वर्ड है। इस चारों का सही सही जगह पे अरेंजमेंट किया हुआ है, इसलिए यह एक क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। यह एक मीनिंगफुल दे रहा है, मतलब यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जो एक मीनिंग दे रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। लेकिन इसी को आप एन कर दे, एम बॉय ए आई। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ नहीं हुआ इसका मतलब। तो क्या होना चाहिए? साथ साथ में जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, लेकिन साथ साथ में जो है वो एक मीनिंगफुल अर्थ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? वो एक मीनिंगफुल अर्थ देना चाहिए, ठीक है। यही हुआ। फिर वाक्य से क्या बनेगा? वाक्य से आप कविता बनाइए, निबंध लिखिए, पत्र लिखिए, आवेदन लिखिए, ग्रंथ लिखिए, रामायण लिखिए, महाभारत लिखिए, जो लिखना लिखिए। उसी तरह सेंटेंस से जो लिखना, स्टोरी लिखिए, पोएम लिखिए, जो लिखना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है हिंदी और इसी तरह होता है इंग्लिश। तो भारी कौन, हिंदी या इंग्लिश? आप लोग अभी कमेंट करके बताइए, भारी कौन, हिंदी है या इंग्लिश है? तो भारी तो हम लोग का हिंदी है, जो हम लोग को आता है। क्या है? हम लोग को आता है। तो
इंग्लिश कौन से खेत की मूली है? इंग्लिश कौन सी खेत की मूली है? नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज से थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले जो है, आप लोग कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाइएगा तो आप लोग को सिखाया जाएगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, ठीक है। आप लोग को पता है कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो वॉवेल पता है कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, और कॉन्सोनेंट क्या है? बाकी 21 को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन यह जो सिखा दिया गया है यह सरासर गलत है। यह जो सिखा दिया गया है यह सरासर गलत है कि ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं। नहीं, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण स्वर होता है या स्वर्ण होता है, स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण में होगा उसको हम लोग वॉवेल कहेंगे, और जिसका उच्चारण व्यंजक वर्ण में होगा उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब देखिए होता क्या, स्वर्ण वर्ण क्या होता है कि अ आ ई से लेकर के ए आई ओ से अह तक क्या है? स्वर्ण वर्ण। आप लोगों को पता है ना कि अ आ ई से लेकर के अह तक को क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। क ख ग से लेकर के स तक को क्या कहते हैं? ये हो गया व्यंजक वर्ण। तो जिस वर्ड को बोल रहे हैं, मतलब कि जिस वर्ड को बोल रहे हैं और उसको उसके स्टार्टिंग में अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो उसको कहेंगे वॉवेल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? वॉवेल। और जिसके उच्चारण में व्यंजक वर्ण आ रहा है उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे कि क तो के से क, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है स्टोरी, STORY स्टोरी, तो यहाँ स्टोरी है तो ए स्टोरी आ रहा है ना, तो ए स्टोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए स्टोरी। जैसे कि एक होता है MA, ध्यान दीजिएगा, क्या है? MA। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि वॉवेल के पहले हम लोग ए लगाते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं। तो यहाँ तो ये MA, तो ये M क्या है? M तो आप लोगों को कॉन्सोनेंट पर पढ़ाया गया ना कि M क्या है? M एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ MA है तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? MA हो रहा है ना। पहले क्या हो रहा है? M, तो ए क्या है? ए क्या है? ए जो है हम लोग का स्वर वर्ण है, इसलिए इसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? ये जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऐसे पढ़ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्लास बढ़ रहे हैं तो तनका स्टैंडर्ड हम बढ़ा लेते हैं कि वॉवेल उसको कहेंगे जिसका शुरुआती जो उच्चारण है, उच्चारण मतलब जो हम बोल रहे हैं वो अगर स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ हम लगाएंगे एन। जैसे कि MA, तो ए से MA में ए आ गया, ए क्या है? ए स्वर वर्ण है, इसके लिए हम लगाते हैं एन, ठीक है। वैसे ही तरह अगर व्यंजक में आ रहा है तो व्यंजक वाला में ए लगाएंगे, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का वॉवेल और यही हो गया हम लोग का कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो जनरली याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं? AEIOU को वॉवेल कहते हैं। अब बाकी जो बच गया 21 उसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे, बस सिंपल। आगे चलते हैं हम लोग वर्ड में। क्या लेटर सीख गए? लेटर को कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन? एक हो गया वॉवेल, एक हो गया कॉन्सोनेंट, जिसमें 5 होता है वॉवेल और 21 होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये तो मालूम हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वर्ड में। तो वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। तो वर्ड का डिफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ a group of letters is called word। a group of letters is called word, ठीक है। उसके साथ में क्या बोल सकते हैं? इट मेक्स कंप्लीट सेंस
जो कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए, जैसे कि यहाँ एप्पल है, APPLE एप्पल, ठीक है। तो इस एप्पल में इस सही जगह पे ये जो अक्षर है ये लिखा हुआ है तब ना, सही जगह पे जो ई लेटर है ये लिखा हुआ है तब ना ये एप्पल हो रहा है। हम अगर इसको ऐसे लिख दे LEPAP, क्या हुआ, लेपाप, एप्पल का जब क्या हो गया, लेपाप। जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ भी है, हम कोई चेंज नहीं किए, जो लेटर यहाँ यूज किया हुआ है वही लेटर हम यहाँ भी यूज किए हैं, लेकिन क्या किए, इसका जो अरेंजमेंट है हम इन्ने उन्ने कर दिए, इसका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो साथ साथ क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, साथ साथ में इट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस एक देना चाहिए, कोई ना कोई एक सेंस देना चाहिए, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, इट मेक कंप्लीट सेंस, हो गया सिंपली, ठीक है। अब वर्ड है, वर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बोलिएगा सीधे स्टार्ट कर दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ देखिए वर्ड के बाद में स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए क्या कला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिफिनेशन होता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence, each group is called parts of speech। मतलब क्या है कि दुनिया का जितना भी वर्ड है उसको 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया, दुनिया का जितना भी वर्ड है उसको 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया। किसके अनुसार, किसी को हम बांटते हैं तो कौन अनुसार बांटेंगे ना, जैसे कि हम लोग क्लास में बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं कि आप लड़का हैं आप लड़की है तो लिंग के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि समाज में अगर बांटा जाए तो जाति के आधार पर कोई बांटता है, ठीक है, छोटा बड़ा के आधार पर बांटता है, गरीबी अमीरी के आधार पर बांटता है। तो उसी तरह किसी भी चीज़ को आप बांटिएगा कोई ना कोई आधार होगा, ठीक है। तो उसका आधार होता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, मतलब कि कोई वर्ड जो है किसी सेंटेंस में क्या भूमिका निभा रहा है उसके अनुसार जो है उस वर्ड को डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, उस वर्ड को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो बस यही है, इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ये एल लिखा हुआ है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, each groups is called parts of speech। क्या होता है, each groups is called parts of speech। देखिए क्या, वर्ड से हम लोग आ गए वर्ड के अब कैटेगरी पर, ठीक है, कि वर्ड का 8 गो जो भाग है उस पर आ गए हम लोग। तो इसी 8 भाग को कहते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफिनेशन क्या है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, दुनिया का जितना वर्ड है आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, उसको हम 8 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है, 8 ग्रुप्स, ठीक है, उसको 8 ग्रुप्स में हम लोग बांट दिए। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्क, किसके अनुसार, काम के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, मतलब वो एक सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सभी ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यहाँ लिखा आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए, लिखेंगे नहीं उतना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सभी को जो है हम अलग अलग कर करके एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। होता क्या है, हम केवल डिफिनेशन नहीं बताएंगे, हम केवल उसका एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, हम केवल उसका काइंड नहीं बताएंगे, होता क्या है सो बताएंगे। नाउन मतलब क्या होता है, किसी के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, किसी का भी नाम, दुनिया में जितना नाम है उस सबको हम लोग नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है कि नाम के बदले में हम जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसी तरह आगे जो है जैसे जैसे आगे हम वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।